हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन शुरू कर दिया है और उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान में मैं आपको पढ़ा रहा हूं भूगोल। और भूगोल की जो किताब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम है हमारी पृथ्वी और हमारा जीवन। तो पृथ्वी और हमारा जीवन किताब की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस पुस्तक में जो जो काम की चीज़ें दी गई है, जो जो हमें पढ़ना है और जहाँ से चीज़ें आ सकती है एग्जाम पे, वो सारी चीज़ें मैं कवर कराऊंगा। इसका चैप्टर नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और वो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। इसके अलावा आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के बारे में। पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ना है दोस्तों। तो अध्याय नंबर 3 का नाम क्या है? पाठ क्रमांक 3 है भारत में खनिज संपदा। खनिज संपदा कौन कौन सी हमारे पास में, कौन कौन से खनिज भारत में पाए जाते हैं, उनकी बात करते हैं दोस्तों। तो एक एक करके सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर या फिर हमारे YouTube चैनल पर जाकर इन सभी वीडियो का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आनंद उठा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। आखिरकार ये खनिज पदार्थ होते क्या है? पहला ही प्रश्न हमारा ये बनता है कि जब हमने बोला है कि आज का चैप्टर क्या है, खनिज पदार्थ, भारत के खनिज संपदा। तो संपदा एक्चुअल में होती क्या है? संपदा का मतलब होता है प्रॉपर्टी और खनिज मतलब खनिज होता है वो चीज़ें जो ज़मीन से खोद कर निकाली गई हैं, वो सब खनिज कहलाती है। तो ऐसी संपदा जो किसी भी देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। अगर किसी देश को विकास करना है तो उसके पास खनिज संपदा होनी चाहिए और खनिज को दोहन करने की, निकालने की टेक्नोलॉजी भी तो होनी चाहिए। अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि आज से 100 साल पहले जाकर देखो, जो हमारा सऊदी अरबिया है, जो आपके आसपास के देश है जहाँ पर सऊदी अरबिया और भी कोई कंट्री जहाँ पर पेट्रोलियम वगैरह निकलते होंगे, 100 साल पहले देखोगे तो उनकी कंडीशन ऐसी थी कि वहाँ पर भोजन जुटा पाना भी कईयों के लिए मुश्किल हो सकता था। लेकिन जैसे उनको पता चला कि भाई तेल निकल रहा है, इतना महंगा खनिज निकला उनके पास में जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में थी और आज वो अमीर देशों की सूची में आता है। ऐसा क्यों? इसका मतलब साफ है कि अगर आपके पास खनिज संपदा है तो आप संपन्न हो। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं खनिज, इसलिए खनिज पदार्थ बहुत महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। वर्तमान समय में खनिज किसी भी देश के लिए बहुत ही मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या होता है? ऐसा संसाधन जिसे प्रकृति निर्मित करती है, जिसे प्रकृति द्वारा बनाया जाता है। इंसान इसको नहीं बना सकता, किसी खनिज को हम नहीं बना सकते। तो प्राकृतिक संसाधन तो है ही। किसी भी देश के आर्थिक विकास में खनिज पदार्थों का बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में खनिज संसाधनों का बहुत योगदान होता है। और क्यों योगदान होता है? क्योंकि ज़्यादा खनिज निकालोगे तो डिमांड ज़्यादा होगी दुनिया में, उसको बेच सकते हैं, बेच के पैसे कमाओगे तो वेल्थ बढ़ेगा। आपके यहाँ हीरा निकल गया, सोना निकल गया, बहुमूल्य धातुएँ हैं। आपके यहाँ यूरेनियम निकल गया, बहुमूल्य धातु हैं। अगर आपके यहाँ पर और चीज़ निकल गई, लोहा निकल गया, जैसे भारत में लोहा बहुत मिलता है, तो लोहा तो हर चीज़ में काम आता है। कंस्ट्रक्शन में कितना काम आता है, दुनिया की बड़ी बड़ी मशीनें लोहे से बनती है, तो काम की चीज़ है। वे वस्तुएं जो खोद कर धरातल से निकाली जाती है, ऐसी वस्तुएं जिन्हें धरातल से खोद कर निकाला जाता है, क्या कहलाती हैं? खनिज कहलाती। खनिज किसे कहते हैं? खनिज का मतलब होता है जिन्हें खोद करके अपना लिया गया हो, वो खनिज है। तो खनिज शब्द जो है इसका मतलब यही है कि जिसे ज़मीन से खोद कर निकाला गया हो और बाद में इसे शोधित कर लेते हैं हम लोग। लेकिन ज़मीन को खोदने के लिए जो चीज़ बनाते हैं हम लोग, खदान बनाते हैं। खनिज जिस गड्ढे से खोद के निकाला जाता है, जो गड्ढा खनिज के लिए किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खान बोलते हैं। तो खनिज को खान से प्राप्त किया जाता है। और खनिज पदार्थ हमें कभी भी प्योर मात्रा में नहीं मिलते। ऐसा नहीं कि आपने खोदा और सीधा हीरा चमकता हुआ मिल गया, वो पत्थर के अंदर मिलेगा, इम्प्योर फॉर्म में मिलेगा, वो शुद्ध नहीं अशुद्ध रहेगा, कच्ची धातु के रूप में रहेगा। लोहा निकाला, ऐसे ही निकलेगा। कोई भी चीज़ खनिज निकाल लो, आपको प्योर मात्रा में निकलेगा नहीं। यहाँ तक कि तेल के कुओं में आप माचिस से आग लगाने जाओगे तो आग भी नहीं लगेगी। वो क्रूड ऑयल होता है, वो कच्चा तेल होता है। उस कच्चे तेल को पहले शोधित करके पेट्रोल बनाया जाता है, तब उसमें आप आग लगा सकते हो, तब उसको यूज़ कर सकते हो। आग तो नहीं लगाना है, लेकिन यूज़ कर सकते हैं। बात समझ में आई कुछ? तो कुल मिला करके वो जो कच्चा माल हमें मिलता है, वो जो कच्ची धातु हमें मिलती है, उसको हम लोग बोलते हैं अयस्क। तो खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलकर बना होता है उसे क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं अयस्क, या अंग्रेजी में उसको कहते हैं और। तो अयस्क उसी को कहा जाता है। बात करते हैं
आपने गांधी जी के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा, जरूर सुना होगा। भारत में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिसने महात्मा गांधी के बारे में नहीं सुना होगा, और महात्मा गांधी जी के उस नमक आंदोलन के बारे में नहीं सुना होगा। ऐसा तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। जो पढ़ा लिखा नहीं भी होगा उसने भी महात्मा गांधी को जरूर सुना होगा कि महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ में, उनके जो दोस्त थे उनके साथ में लगभग 240 किलोमीटर मील या 4 किलोमीटर जो है पैदल यात्रा करके साबरमती आश्रम से शुरू हुए थे वो, और दांडी पर जाकर, दांडी एक कोस था, तट था, वहाँ पर जाकर के नमक तोड़कर हाथ में उठा करके नमक कानून को तोड़ा था। तो ये गांधी जी का मार्च था। तो वो जो नमक की बात हम लोग करते हैं वो नमक समुद्र से ही प्राप्त होता है, वो भी एक तरह का खनिज। इसके अलावा त्योहारों में और घरों में कई बार कुछ लोग दूसरा नमक इस्तेमाल करते हैं, जिसे सेंधा नमक भी कहते हैं। ये सेंधा नमक चट्टानों से प्राप्त होता है। तो जिस नमक को हम लोग खाते हैं वो चट्टानों से, सॉल्ट रॉक नमक की चट्टानों से प्राप्त होता है, समुद्र से प्राप्त होता है। ये खनिज संपदा है। तो हमारे घर में खनिज अगर ढूंढना है तो आप ढूंढ सकते हैं। आपने गांधी जी के नमक आंदोलन के विषय के बारे में तो सुना होगा। नमक हमें समुद्र से मिलता है, किंतु त्योहारों और पर्वों में इस्तेमाल किया जाने वाला सेंधा नमक हमें धरातल की चट्टानों से प्राप्त होता है। इसके अलावा घर में कई धातुएं आपके पास होगी। अगर आप सब्जी काट रहे हो तो चाकू की ज़रूरत पड़ती है। आपने कभी सोचा चाकू के अलावा कोई और ऑप्शन है आपके पास काटने का? और ऑप्शन भी लाओगे तो वो भी धारदार हथियार ही होगा, कहीं ना कहीं लोहे से बना होगा। इसका मतलब आपके घर में धातु तो रखी हुई है। तो घरेलू चीज़ों की बात करें तो चाकू आपके पास में है। स्क्रू आपको टाइट करना है तो स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे पेचकस कहते हैं। और साइकिल जो होती है उसमें लोहा इस्तेमाल होता है, वो भी। चारा काटने की मशीन जो होती है वो भी लोहे की। यानी बहुत सारी चीज़ें जो घरेलू चीज़ें वो भी काई से बनी हैं, वो भी उन खनिजों से बनी हैं जो धरातल से प्राप्त होती हैं। यानी हर एक प्रकार के जो खनिज है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? सारी संपदाएं धरातल से ही प्राप्त होती हैं। ये खनिज दो प्रकार के होते हैं। खनिजों के प्रकार की बात करें तो खनिज दो प्रकार के होते हैं। खनिजों के प्रकारों की चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। एक होते हैं धात्विक खनिज, जिनमें धातुओं की मात्रा होती है। एक होते कौन? धात्विक खनिज, जिनमें धातु की मात्रा होती है। दूसरे होते अधात्विक खनिज, जिनमें धातु की मात्रा नहीं होती है। अधात्विक खनिज। तो सीधी सी बात है, जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है वो धात्विक खनिज है, और जिसमें धातु नहीं पाई जाती वो अधात्विक खनिज है। तो ये तो बोलने में बहुत आसान लग रहा है कि धातु पाई, लेकिन कैसे पहचानोगे कि धातु है कि नहीं है? तो धातुओं के कुछ गुण तो होते होंगे, तो अधातुओं के भी होते होंगे। जो धातु है उनके कुछ गुण होते हैं। अगर धातुओं के गुण की हम लोग बात करें तो धातु में विशेष गुण होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल धातुएं चमकदार होती है, चमकदार होती हैं। एक्सेप्शन हो सकता है। धातुएं चमकदार होती हैं, धातुएं ठोस होती हैं। धातुओं में क्या पाई जाती है? तन्यता पाई जाती है। इन्हें आप गर्म करके आकार बदल सकते हो, धातुओं को आप मोड़ सकते हो, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी हल्की फुल्की होती है। लेकिन अगर आप अधातुओं की देखो, जैसे चूना पत्थर ही है, चूना पत्थर गर्म करके कैसे शेप थोड़ी दे सकते हैं, वो तो टूट जाएगा। तो वो कोई चमकदार नहीं होता है, तन्य नहीं होता है, ठोकने पर आवाज़ नहीं आती है। और ख़ास बात यह कि वो ठोस, ज़्यादातर चीज़ें ठोस भी नहीं होती, कई चीज़ें हल्की भी होती है। तो बहुत ज़्यादा कठोर होता है धातु। इन सब चीज़ों से परखा जा सकता है कि धात्विक खनिज है क्या अधात्विक खनिज है। जैसे लोहा, तांबा, चांदी, हीरा, क्षमा करें, चांदी, सोना, ये सब क्या है? ये सब धातुओं में आते हैं। और अधात्विक में क्या क्या आते हैं? अधात्विक में आएगा आपका जिप्सम, चूना पत्थर, पोटाश, अभ्रक, पोटाश, और भी कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, प्राकृतिक गैस आती है। ये सारी चीज़ें क्या कहलाएगी? अधात्विक खनिज में आते हैं दोस्तों। तो ये तो बहुत बड़ा सिंपल सा डिफरेंस था कि धात्विक खनिज जिसमें धातुओं की मात्रा होती है, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम आदि, और अधात्विक खनिज होते हैं जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती, जैसे कोयला, खनिज तेल, अभ्रक, गंधक, पोटाश आदि। तो ये सभी चीज़ें काम की है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा गया है। धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा गया। लोह धात्विक खनिज, लोह धात्विक खनिज, और एक होता अलोह खनिज।
तो लोहा खनिज में लोहे की मात्रा होती है और अलोह खनिज में इसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, लेकिन धातु का तो पाया जाता है ना, इसलिए इसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो बड़े काम की चीज़ है दोस्तों ये कि धातुओं के प्रकार क्या क्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ धातुओं के बारे में। जब हम लोग धातु अधातु ही पढ़ रहे हैं तो पहले धातुओं की चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी धातु भारत में कहाँ पर पाई जाती हैं और उसका क्या योगदान है कहीं ना कहीं। तो ये देख लेते हैं। देखिए लोहा जो है ये सबसे महत्वपूर्ण धातु है। इसे एक और नाम दिया गया था, लोहा को आधारभूत धातु के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आधारभूत धातु। क्यों बोलते हैं साहब? ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोहे से मशीनें बनती हैं, लोहे से हर मजबूत चीज़ बनती है दोस्तों। तो दूसरी जो कंपनियां हैं, जो कोई भी दूसरा प्रोडक्शन भी कर रही है, मान लो कोई कंपनी कपड़ा बना रही है, तो कोई सोचता होगा कि लोहे से कपड़े का क्या रिलेशन है। तो भाई वो जो मशीन कपड़ा बुनती है, जो मशीन कपड़ा काटती है, बनाती है, वो बड़ी बड़ी मशीनें काई से बनी होगी? तो लोहे से बनी होगी। दुनिया की हर कंपनी, हर दूसरी कंपनी जो होगी लोहे के अलावा सारी कंपनी लोहे पे डिपेंड होती है। तो जो कंपनियां सब इस पर डिपेंड है, तो ये आधारभूत हो गया कि नहीं हो गया? उन कंपनी का आधार ही आपके दिमाग में आया एकदम से कि मुझे कंपनी बनाना है, मुझे कुछ प्रोडक्शन शुरू करना है, सबसे पहले आपके दिमाग में है कि मशीन कहाँ से लाऊँ? वो मशीन काई से बनती है? लोहे से। इसलिए इसको बोलते हैं आधारभूत धातु। भारत में लोहा झारखंड से मिलता है, उड़ीसा में मिलता है। देखिए अगर आपके दिमाग में राज्यों के बारे में बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है तो मैं आपको बता दूं कि भारत में 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर ज़्यादातर धातुएं मिल जाती हैं, और वो है आपका उड़ीसा और दूसरा है झारखंड। तो ये तो कॉमन दिमाग में रखना कि 2 चीज़ों में तो मैक्सिमम चीज़ें मिल ही जाती हैं। तो झारखंड उड़ीसा में मिलता है। उसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक में भी लोहा बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। उसके अलावा महाराष्ट्र में मिलता है और मध्य प्रदेश में भी कुछ हद तक लोहा मिलता है। बाकी गोवा और तेलंगाना में भी लोहा के भंडार पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा राज्य नहीं लिखना चाह रहे हो, 3-4 राज्य लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन कौन से लिखे? 3-4 राज्य कौन से लिखे? झारखंड लिख दो, उड़ीसा लिख दो, कर्नाटक लिख दो या महाराष्ट्र लिख दो। तो ये 4-5 राज्य हो जाएंगे, आपका काम हो गया। इन राज्यों में लोह तत्व काफ़ी पाया जाता है। अब लोहे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? आर्थिक महत्व क्या है? क्यों हमें लोहा चाहिए? क्योंकि हर प्रकार की मशीनरी लोहे से बनती है। कल कारखानों के निर्माण में, जो कारखाने बनते हैं इनके निर्माण में भी, बिल्डिंग्स बनाई जाती है उसमें भी, सब में क्या चीज़ होती है? लोहे का इस्तेमाल होता है। तो ये सभी कल कारखानों का निर्माण, बिल्डिंग मटेरियल का, घरों का निर्माण, जो हम सरिये लगाते हैं, बिना सरिये के नींव बन सकती है क्या? हर एक कंस्ट्रक्शन जो है वो लोहे से ही होता है। इसलिए इसी पर निर्भर कहते हैं इन सारे उद्योगों को। सारे के सारे उद्योग इसी पर निर्भर है। तो लोहे का तो बहुत आर्थिक महत्व है और भारत में दुनिया का 1/4 लोहे का उत्पादन होता है। तो हमारे पास तो काफ़ी है। बात करते हैं तांबे की, तांबे के उत्पादन की बात करते हैं। तो तांबा क्या है चीज़ है? तांबा कॉपर को बोलते हैं और तांबा भारत में राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। राजस्थान में तांबा सबसे ज़्यादा होता है और राजस्थान में वो एक खदान है, उसका नाम याद रखना आप, खेतड़ी की खदान। राजस्थान में खेतड़ी की खदान जो है, खेतड़ी में तांबा बहुत मिलता है। तांबा तो मिलता ही मिलता है, वहाँ पर चांदी भी मिलती है। तो तांबा बहुत ज़्यादा होता है राजस्थान में, चांदी बहुत ज़्यादा होती है। राजस्थान में तांबा, झारखंड, मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी तांबा होता है। इसके अलावा कर्नाटक, सिक्किम और आंध्र प्रदेश में भी तांबा मिला है। लेकिन मेन 3 राज्य याद रखने हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। राजस्थान टॉप पर है तांबे में। तांबे का आर्थिक महत्व क्या है? तो तांबे के पाइप बनाए जाते हैं। एसी वगैरह जो सिस्टम होता है इसमें भी तांबे के पाइप बनाए जाते हैं। तांबे के तार बनाए जाते हैं, थोड़ा महंगा पड़ता है। बर्तन बनाए जाते हैं। तो तांबे का तो काफ़ी यूज़ है। तो बिजली के तार बनाए जाते हैं, तांबे की मुद्रा भी होती है, बर्तन बनाए जाते हैं, मशीनों के पुर्जे भी, कुछ मशीनों के पुर्जे भी तांबे के बनाए जाते हैं। तांबा बहुत अच्छी धातु मानी जाती है। तांबा के बर्तनों में भी तांबे को बहुत प्रेफर करते हैं। बहुत सारे लोग तांबे के पात्र में खाना खाना या पानी पीना पसंद करते हैं। अपने घरों में देखे होंगे, वो तांबा होता है दोस्तों, जो आपको लाल रंग का दिखाई देगा। एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम ऐसा कहते हैं कि जब आपके पास तांबा नहीं है तो एल्यूमिनियम का आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसका एक सब्स्टिट्यूट कहा गया है क्योंकि सस्ता पड़ जाता है। तो तार के माध्यम, जब तांबे के तार इस्तेमाल करना तो महंगे पड़ेंगे, तो तांबे के तार की बजाय वही काम आपका कौन कर देंगे? एल्यूमिनियम के तार कर देंगे। तो एल्यूमिनियम वैसे सीधा एल्यूमिनियम कभी मिलता नहीं है, वो हमें अयस्क के रूप में मिलता है। और एल्यूमिनियम का जो अयस्क है उसका नाम है बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम हमें बॉक्साइट के फॉर्म में मिलता है, बॉक्साइट के रूप में मिलता है। उड़ीसा, गुजरात
यहाँ पर एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, इसीलिए उड़ीसा में एल्यूमिनियम की बहुत सारी कंपनियाँ भी मिलेगी आपको। तो एल्यूमिनियम की बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को, इंडाल्को, ये कंपनीज है इंडिया में और दूसरे देशों के सहयोग से बनाई गई। चाहे तो मैं नाम लिख देता हूँ, आप कहें तो मैं नाम लिख देता हूँ, जैसे बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को, इंडाल्को, वेदांता, ये सब कंपनियां जो है ना दोस्तों, ये सारी की सारी कंपनियां जो है ये एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ है और मोस्ट ऑफ जो चीज़ें हैं वो आपको उड़ीसा में मिल जाएगी। गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, इन सभी राज्यों में एल्यूमिनियम का बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन राज्यों में बहुत ज़्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन होता है। दोस्तों तालिकाएं मैं समझ सकता हूं कि तालिकाओं को याद रखने में, पढ़ने में बड़ी समस्या होती है, लेकिन इसको आप मैप में करके देखोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। आप एक भारत का मैप बनाओ, फिर उसमें लोहे को, तांबे को, एल्यूमिनियम को अलग अलग पॉइंट आउट कराओ, तो शायद इससे आपको चीज़ें आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। और हो सका तो बीच में एक आध लेक्चर में हम लोग मैप रीडिंग के बारे में बताएंगे कि आप मैप में कैसे डिनोट करके चीज़ों को आसानी से पढ़ सकते हो, वो भी आपको काफ़ी काम आने वाली है। फिलहाल हम लोग इस तालिका को ख़त्म करते हैं। तो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? वायुयानों में किया जाता है। सबसे मेन वायुयान इंडस्ट्रीज जो उसमें एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। बिजली के तार आदि भी एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट खनिज पदार्थ की बात करें, नेक्स्ट धातु की बात करें तो हम लोग बोलेंगे मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज भी बहुत इंपॉर्टेंट धातु है और लोहे को जंग लगने से बचाती है। लोहे में मिक्स करके मिश्र धातु बनाई जाती है। मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार मध्य प्रदेश में मिलेगा। यहाँ की खान सबसे बड़ी है भरवेली। भरवेली नाम की खान यहाँ पर मिलेगी आपको, जो मैग्नीज के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, गोवा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में मैग्नीज मिलता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में मैग्नीज मध्य प्रदेश में मिलता है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश, गोवा में मिलता है, झारखंड में मैग्नीज मिलता है। मैग्नीज के बड़े बड़े ये उत्पादक राज्य है। मैग्नीज का इस्तेमाल इस्पात बनाने में, इस्पात मतलब स्टील बनाने में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। कीटाणुनाशक दवाइयाँ बनाने में भी मैग्नीज का इस्तेमाल होता है। ऑक्सीजन के लिए मैग्नीज चाहिए। फ्लोरीन गैस बनाने में भी मैग्नीज चाहिए। शुष्क बैटरियों में, शुष्क सूखी जो ड्राई बैटरीज होती हैं जो इस्तेमाल होती है कारों में, जो इस्तेमाल होती हैं आपके बाइक्स वगैरह में, उन सबको भी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कांच का सामान बनाने में भी मैग्नीज काफ़ी काम आता है। तो मैग्नीज का काम सबसे ज़्यादा है दोस्तों, बहुत काम में आता है। बात करें सोने की, तो सोने के बारे में सब जानते हैं कि सोना जो है वो बहुमूल्य बेशकीमती धातु है और सोना भारत में हर जगह नहीं मिलता। सोना भारत में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा मिलता है, उसके अलावा कुछ हद तक झारखंड में मिलता है। लेकिन कर्नाटक अकेले इतना प्रोडक्शन करता था कि पूरी इंडिया में उससे ज़्यादा प्रोडक्शन किसी का है ही नहीं। तो कर्नाटक में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर होता है? तो आपने एक मूवी का नाम सुना होगा, KGF। KGF का फुल फॉर्म होता है कोलार गोल्ड फील्ड। ये कोलार गोल्ड फील्ड क्या है? ये कर्नाटक के कोलार में स्थित है। तो कर्नाटक के कोलार जिले में वो कोलार गोल्ड फील्ड, बहुत बड़ा एरिया गोल्ड का मिला था। आज भी वहाँ पर काम चालू है, आप देख सकते हो उसके फोटोज। बहुत बड़ा एरिया खोदा गया था सोने के लिए। उसके अलावा झारखंड राज्य में भी सोना मिलता है। अब आपसे पूछेंगे सोना किस काम आता बताओ, तो आप हर कोई बता देगा सोना हर एक व्यक्ति को चाहिए, मिलता ना हो लेकिन चाहिए सबको, क्योंकि बहुत महंगा आता है। तो सोने का इस्तेमाल बहुमूल्य धातु है और आभूषण बनाने के काम आता है। हमारे देश में तो हम सोने को खाली एक इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आभूषण बनाने में काम आता है। मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब मुद्राएं जो होती है ना, जो सिक्के वगैरह, इसमें भी कुछ पहले के राजा मुद्राएं ढालते थे, सिक्के ढालते थे सोने के, उसमें काम आता है। बाकी अपने अपने शो के कुछ लोग कारों को गोल्डन कार बना लेते हैं, मोबाइल को गोल्डन मोबाइल बना लेते हैं। लेकिन हमारे देश में ज़्यादातर ज्वेलरीज पर जो खर्च होता है वो सब सोना ही होता है, गोल्ड होता है। नेक्स्ट, चांदी की बात करें तो चांदी सोने जैसी ही धातु है, लेकिन जितना बहुमूल्य सोना है उतने बहुमूल्य चांदी नहीं है। मतलब बहुत अंतर होता है इनके रेट में, लेकिन फिर भी चांदी एक ऐसी बेशकीमती धातु है जिसका इस्तेमाल आभूषण बनाने में किया जाता है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांदी मिलती है। जैसे कि तांबा भी मिलता है, तो चांदी भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिलती है। आभूषण बनाने में खास कर काम आता है। दोस्तों राजस्थान के जितने भी ज़्यादा वहाँ की जो जनजातियाँ और वहाँ की जो पुरानी जातियाँ हैं, आप उनको देखोगे जो अक्सर जो है भेड़ चराने में, बकरियाँ चराने में या
ऊँट चराने में आपको दिखाई देंगे, घुमक्कड़ जातियाँ होती हैं, उनको देखना वो सोना तो नहीं लेकिन चांदी भर भर के 1-1 1.5 2-2 किलो तक चांदी पहनते होंगे वो। उनकी वो क्योंकि चांदी वहाँ पर सस्ती मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर उगती है, उगती मतलब कि वहाँ पर उत्पादित होती है। वहाँ पर चांदी को खोद के निकाला जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत निकलती है। तो चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है, पुराने समय से ही हो रहा है, इसलिए चांदी के भरपूर भंडार आपको वहाँ मिलेंगे। बात करते हैं जस्ता की। जस्ता राजस्थान में ही मिलता है, और राजस्थान में ये जस्ता किस चीज़ पर बनाने में काम आता है? बर्तन बनाने में, बैटरियाँ बनाने में, बैटरियों की जो रॉड होती है वो जस्ते की होती है। छपाई में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लोहे की चादरों पर जंग नहीं लग जाए इसलिए लोहे के साथ जस्ता मिलाया जाता है ताकि जंग से बचा लिया जाए। तो काफ़ी काम की चीज़ है जंग से बचाने के लिए। मैग्नीज है, क्रोमियम है, जस्ता है, यह सब चीज़ें लोहे को मजबूती प्रदान करती है और जंग लगने से बचाती है। तो बात ही कर लेते हैं ना फिर लोहे की। इन सभी धातुओं की तो बात कर ली, स्पेशली एक धातु की बात कर लेते हैं, लोहे के बारे में बात करते हैं। लोहे की बात की जाए तो लोह धातु जो है अन्य पदार्थों से मिली रहती है, तब इसे लोह अयस्क कहते हैं। जब लोहा जो है इम्प्योर फॉर्म में होता है तो उसे लोह अयस्क कहते हैं। जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये लोहे का ही फोटो दोस्तों, लोहे का फोटो है ये। तो इसको आप देख सकते हैं, ये काले रंग का दिख रहा है, तो रंग से भी पहचान सकते हैं कि कौन सा वाला है। तो रंग से मैं हम लोग पहचान के बता सकते हैं कि ये लोहा किस प्रकार का है। ये मैग्नेटाइट लोहा है, इसका मतलब लोहे के कलर तो होते ही होंगे। तो फिलहाल तो बात करें, आपको पत्थर जैसे दिख रहा है, इस पत्थर जैसे पदार्थ को पहले भट्टी में प्रगलन की प्रक्रिया होती है, प्रगलित किया जाता है, गलाया जाता है। चूना पत्थर डाल करके इन पत्थरों को डाल करके गलाया जाता है, इम्प्योरिटी हटती है, जिससे क्या होता है, प्योर लोहा आपको मिलना शुरू हो जाता है। उसको इकट्ठा करके और उसको कुछ शेप बना करके उसको ढाल दिया जाता है और फिर दूसरी इंडस्ट्रीज़ में भेज दिया जाता है काम के लिए। तार वार सब बना सकते हैं आप, तो इससे लोहा बहुत काम आता है। तो लोह धातु अन्य पदार्थों से मिली होती है, तब उसे लोह अयस्क कहते हैं। इसे ऊष्मा के प्रयोग द्वारा अयस्क से अलग कर लोह धातु को प्राप्त कर लिया जाता है। गर्म करके इसको पिघला करके अयस्क से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, किसको? लोहे को, और लोहा प्राप्त कर सकते हैं। लोहा धातु को उसकी मजबूती के आधार पर अलग अलग 4 भागों में बांटा गया। तो मैं चारों भागों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। लोहे का पहला प्रकार होता है दोस्तों मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट पहला प्रकार है। तो मैग्नेटाइट के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या खासियत होती है। मैग्नेटाइट, इसमें 70% या उससे ज्यादा लोह अंश पाया जाता है, लोहांश पाया जाता है। जिस लोहे में लोहे के अंश की मात्रा 70% से ज्यादा होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइट लोहा। सबसे प्योर लोहा माना जाता है और इसका रंग होता है काले रंग का होता है। तो आप रंग से भी पहचान सकते हैं, काले रंग का होता है मैग्नेटाइट लोहा। बात समझ में आई? काले रंग का होता है मैग्नेटाइट लोहा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे दूसरे लोहे की। दूसरा लोहे का नाम है हेमेटाइट। हेमेटाइट लोहा में 60% से लेकर 70% तक लोहांश पाया जाता है, लोहे का अंश पाया जाता है, लोहांश पाया जाता है, लोहांश पाया जाता है। और इसका जो रंग होता है, रंग की बात करें तो इसका रंग लाल या कत्थई हो सकता है, रेडिश ही होता है, रेड जैसा होता है, लाल या कत्थई रंग का होता है ये। अगर आपको इस तरह का लोहा दिखाई दे रहा है, इम्प्योर फॉर्म में भी दिख रहा है जैसे यहाँ दिख रहा है, तो आप पहचान सकते हो कि हेमेटाइट लोहा होता है। भारत में हेमेटाइट ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट है लिमोनाइट। तीसरा आपका लिमोनाइट जो लोहा होता है, इस लिमोनाइट नाम के लोहे में लगभग आप माने तो 40 से 60% लोहांश होता है। रंग की बात करें तो रंग होता है इसका
पीला रंग होता है। तो लिमोनाइट में 40 से 60% तक लोहे के अंश पाए जाते हैं और इसका रंग जो होता है ये पीले रंग का दिखाई देता है। इसके रंग से इसको पहचान सकते हैं कि लिमोनाइट प्रकार का आपका लोहा है। और चौथा प्रकार जो है उसको बोलते हैं सिडराइट। सिडराइट सिडराइट प्रकार का जो लोहा होता है इसमें 10 से 48% तक लोहे का अंश पाया जाता है, लोहांश पाया जाता है। और इसका रंग जो होता है, रंग कैसा दिखाई देता है, इसका रंग राख के माफिक दिखाई देता है। राख, राख के जैसा दिखाई देता है। राख के जैसा दिखाई देता है। तो जो राख के जैसा दिखाई देता है वो क्या है, वो सिडराइट है। और 10% से लेकर 48% तक इसमें लोहे का अंश पाया जाता है। रंग इसका जो है वो राख के जैसा दिखाई देता है। तो ये क्या है, ये आपका सिडराइट लोहा है, सिडराइट वाला है। तो हमने सब देख लिए। अगर हम लोग इसको इसके अलावा पुराने वाले पे जाएं तो ये जो आपका है सिडराइट है। और सिडराइट के अलावा कौन कौन से हमने देखे हैं, जैसे हमने देखा है लिमोनाइट, हमने देखा है मैग्नेटाइट। तो लिमोनाइट, मैग्नेटाइट और सिडराइट और हेमेटाइट सब आपने पढ़ लिए हैं। अब इसमें एक बार रिवीजन कर ले अगर हम लोग, तो यहाँ पर 70% लोहा है, यहाँ पर 60 से 70% लोहा है और यहाँ पर लगभग 40 से 60% लोहा है। तो ये लोहे का अंश याद रखना। और यहाँ पर 10 से 48% लोहा है। तो अगर आपको ये परसेंट याद रह गया तो आपको याद रह जाएगा कि लोहे की मजबूती किसकी ज़्यादा होगी, डेफिनेटली मैग्नेटाइट लोहे की मजबूती ज़्यादा होगी। दुनिया का 1/4 लोहा हम लोग, हमारे पास भंडार है, उत्पादन भी बहुत करते हैं। तो इसका मतलब लोहे के मामले में भारत तो बहुत रिच है। तो 1/4 मतलब 25% तो हमारे पास में है। झारखंड और उड़ीसा में सबसे उत्तम किस्म के लोहे के भंडार है। जैसे उस उत्तम किस्म का बोला मतलब मैग्नेटाइट वाला लोहा है दोस्तों। मैग्नेटाइट लोहा कहाँ मिलेगा, उड़ीसा और झारखंड में मिलेगा। हमारे देश से लोहा विदेशों में व्यापार भेजा जाता है। सबसे ज़्यादा तो जापान में भेजते हैं हम लोग, जापान में उड़ीसा के थ्रू भेजते हैं। पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा में, पारादीप बंदरगाह जो है वहाँ से भेजते हैं उड़ीसा के लोहा। उड़ीसा का वहाँ जाता है जापान में। तो जापान, दक्षिण कोरिया, ये दो तो यहाँ पर, उसके अलावा इटली और जर्मनी आदि देशों में लोहा भेजा जाता है। बाकी दूसरे देशों में तो नहीं, लेकिन इन देशों में लोहा हमारे देशों से भेजा जाता है। बात करते हैं बॉक्साइट की, एल्यूमिनियम की। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है ना। तो एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं। तो बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसकी बात करें तो एल्यूमिनियम बॉक्साइट के रूप में मिलता है। तो यह एल्यूमिनियम का बर्तन आपने अवश्य अपने घर में देखा होगा। यह बर्तन जिस अयस्क के द्वारा बनता है उसको क्या बोलते हैं, बॉक्साइट। ये ध्यान रखना, एल्यूमिनियम के बर्तन होते ही हैं। अगर आपके घर में ओवन रखा हो या ऐसी कोई दूसरी चीज़, बर्तन बहुत सारे हल्के होते हैं, थोड़े से बाहर में वजन में हल्के होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम के बने होते हैं। और नेक्स्ट आपका, इसे शुद्ध करने के लिए उच्च ताप पर गलाया जाता है। इसे शुद्ध करने के लिए इसे हाई टेम्परेचर पर मेल्ट किया जाता है, गलाया जाता है। और बॉक्साइट को गलाकर शुद्ध एल्यूमिनियम छान कर अलग कर लिया जाता है। पहले बॉक्साइट को गलाओ, गलाने के बाद इम्प्योरिटी अलग हो जाती है और एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट से अलग शुद्ध करके एल्यूमिनियम शुद्ध निकाल लिया जाता है, छान लिया जाता है। एल्यूमिनियम अपने हल्केपन, मजबूतीपन, लोचदार और चमकदार होने के कारण काफ़ी फेमस है। तो ये हल्का तो होता है लेकिन चमकदार होता है, लोचशीलता भी होती है और मजबूती भी होती है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल वायुयान में करते हैं। वायुयान में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल इसीलिए तो होता है, हल्का होता है। तो जितना हल्का एरोप्लेन होगा इतना आसानी से उड़ेगा ना। एरोप्लेन में ज़्यादा भार क्यों नहीं ले जाने देते, अगर आप अपना वजन लेके जाओगे तो 16 किलो 18 किलो जो भी उनका होता है उससे ज़्यादा आपको भार ले जाने नहीं देंगे, क्योंकि ज़्यादा वजन नहीं उठा पाएगा ना। हल्का होगा तो ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ सकता है। विद्युत तार, मशीनरी के कल पुर्जे, फर्नीचर, वाहन तथा बर्तन निर्माण आदि में इसका काम होता है। एल्यूमिनियम का काम बहुत सारी जगहों पर होता है। तो एल्यूमिनियम जो सेक्टर है, एल्यूमिनियम का जो उद्योग है, ये बहुत अलग अलग जगहों पर काम करता है। और आपके रोजमर्रा जीवन में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी। एल्यूमिनियम का तार तो जरूर देखा होगा। तो बात समझ में आ गई यहाँ तक आपको। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज एक अन्य धातु है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं।
मैग्नीज का उपयोग लौह इस्पात स्टील बनाने में किया जाता है। स्टील जो बनता है, जो प्योर स्टील आपके घर में आता है, उसमें लोहे के साथ मैग्नीज मिलाया जाता है, मैग्नीज के साथ ही बनता है। स्टेनलेस स्टील भी बनता है तो मैग्नीज की आवश्यकता ही होती है। ब्लीचिंग पाउडर, शुष्क बैटरी, ड्राई बैटरी जो होती है जिसमें पानी नहीं डाला जाता, जो बैटरियाँ आपके बाइक में लगाई जाती है, कारों में, ट्रैक्टर में, जितने भी व्हीकल है उसमें लगाई जाती है। चमड़ा उद्योग में, शीशा बनाने में और माचिस उद्योग में, आदि में इसका उपयोग किया जाता है। चाहे वो दर्पण बनाना हो, शीशा बनाना हो, माचिस बनाना हो, इन सभी में मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है इंडिया में मैग्नीज का। उसके अलावा महाराष्ट्र भी सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में देश का अधिकांश मैग्नीज प्राप्त किया जाता है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज प्राप्त किया जाता है और महाराष्ट्र से भी मैग्नीज प्राप्त किया जाता है। कुल उत्पादन का लगभग 1/4 भाग, हमारे देश का जो टोटल उत्पादन है उसका 1/4 भाग, 1/4 भाग जो है हम लोग मैग्नीज का जो है कहाँ भेजते हैं? जापान को भेजते हैं। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे देशों में मैग्नीज मिलता ही नहीं है। जापान में भेजते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में, इंग्लैंड हमसे यहाँ से मैग्नीज लेता है, यूएसए में मैग्नीज जाता है, अमेरिका में मैग्नीज जाता है, जर्मनी और फ्रांस, ये सब विकसित देश हैं। सारे के सारे विकसित देश भारत से मैग्नीज को इंपोर्ट करते हैं, यहाँ से मंगवाते हैं और इन देशों को हम लोग मैग्नीज निर्यात भी करते हैं। तो मैग्नीज भी कई चीज़ों में काम आता है। आप चाहे तो ये मैग्नीज का ये फोटो देख सकते हैं, खनिज तत्व का इस फॉर्म में निकलता है, फिर प्योर करते हैं और प्योर करने के बाद तो आप समझते हैं कि वो चीज़ें कैसे भी ढाली जा सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों, धात्विक खनिज की तो बात हो गई। अब बात करते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज वो होते हैं जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता। तो जो धातु की मात्रा जिनमें बिल्कुल नहीं होती वो अधात्विक खनिज कहता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जिनमें तन्यता नहीं होती, चमकदार नहीं होते, ज़्यादा ठोस नहीं होते हैं और मारने पर टूट जाते हैं, वो मार सहन कर सकते हैं। भाई धातुओं को कितना ही पीटोगे, आवाज़ भी करते हैं और मार भी सहन कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी तन्यता नहीं होती, इनके ऊपर मारते हैं तो जैसे टूट जाते हैं। तो जैसे आपने कुछ अधात्विक खनिज के नाम जरूर सुने होंगे। प्राकृतिक गैस, दोस्तों आजकल इसे CNG के नाम से हम लोग इस्तेमाल करें ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इस प्राकृतिक गैस को कंप्रेस किया गया, दबा करके और जो है आपके इसमें सिलेंडर में डाल दिया जाता है। इसको और दबाओगे, प्रेशर करोगे तो ये कंप्रेस्ड गैस जो होगी ये लिक्विड में बदल जाएगी और CNG बन जाएगी LNG, लिक्विड नेचुरल गैस। अभी LNG पर वाहन नहीं चल रहे हमारे देश में, CNG पर चलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि LNG पर ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो ब्लास्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। खनिज तेल जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला आदि का नाम जरूर आप जानते होंगे, जो जलाने के अलावा अन्य प्रकार से भी उपयोगी है। तो इनको जलाने के अलावा ये गाड़ियों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे गैस होता है, गैस क्या करता है? गैस से, अब किसी ने बोला गैस से क्या खाना बना सकते हैं, गैस का इस्तेमाल फ्यूल के रूप में कर सकते हैं, लेकिन गैस से आप दो चीज़ों को जोड़ भी सकते हैं। लोहे के चीज़ों को जोड़ने के लिए गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो गैस का काम जुड़ाई के लिए भी किया जाता है, तो गैस वेल्डिंग का काम भी होता है ताकि मजबूती से जुड़ाई हो सके। बहुत सारा आपने सुना ही होगा, वेल्डिंग मशीन का नाम तो सुना होगा। यह एक अधात्विक खनिज है। ये सारे के सारे क्या है? अधात्विक खनिज है। जैसे चूना पत्थर हो गया, ये अधात्विक खनिज है। जैसे कि नमक की चट्टान होगी, वो अधात्विक खनिज है। बहुत सारे अधात्विक खनिज है। आइए इन अधात्विक खनिजों की बात कर लेते हैं। जैसे पहला हमारा अधात्विक खनिज है अभ्रक। एक पत्थर जैसा होता है अभ्रक, और ये अभ्रक सबसे ज़्यादा मिलता है कहाँ पर? अभ्रक भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में आंध्र प्रदेश में मिलता है। पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखना। दूसरे नंबर पर झारखंड आता है अभ्रक उत्पादन में। तीसरे नंबर पर आता है राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन भारत में कहाँ किया जाता है? आंध्र प्रदेश में किया जाता है। उसके बाद राजस्थान और झारखंड में भी अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। बिजली के उपकरण बनाने में काम आता है अभ्रक। तार बनाने में काम आता है, वायुयान बनाने में काम आता है। उसके अलावा कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल होता है, लालटेन की चिमनियों में इस्तेमाल होता है, चश्मे बनाने में इस्तेमाल होता है अभ्रक का, उच्च ताप की भट्टियों में आदि में इसका निर्माण में काम आता है। बड़ी बड़ी जो हाई टेम्परेचर वाली भट्टियाँ होती हैं उनमें भी अभ्रक का निर्माण होता है। दुनिया इसको माइका बोलते हैं इंग्लिश में, और दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर होता है। दुनिया का सबसे टॉप प्रोड्यूसर इंडिया ही है। संगमरमर का नाम जरूर सुना होगा। जैसे ही संगमरमर का नाम लिया जाता है तो सभी उत्तर प्रदेश के निवासियों के दिमाग में एक ही चीज़ आती है, ताजमहल। आगरा का ताजमहल इसी से तो बना है। लेकिन संगमरमर आखिर है क्या? ये एक अधात्विक खनिज है, और एक खनिज है इसका मतलब जमीन के अंदर से निकाला गया होगा।
दोस्तों एक्चुअल में संगमरमर जो है ये एक कायांतरित चट्टान है, कायांतरित चट्टान है। और कायांतरित चट्टान किस चीज़ से बनती है? कायांतरित चट्टान जो है वो कहीं ना कहीं आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान से ही बनती है। सालों के बाद, सैकड़ों या हजारों सालों के बाद जब टेम्परेचर, तापमान बढ़ने से, ऊष्मा बढ़ने से जब पदार्थों का परिवर्तन होता है, गुण चेंज होते हैं, तो रासायनिक गुणों के परिवर्तन की वजह से ही हमें कायांतरित चट्टानें मिलती है। और संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है। तो संगमरमर आखिर किस चीज़ से बना होगा? तो संगमरमर जिस जगह पर चूना पत्थर की खदानें मिलती हैं, संगमरमर वहीं आपको मिल जाएगा, क्योंकि चूना पत्थर ही जमीन में दबे होने की वजह से सालों के बाद वही बदल जाता है किस चीज़ में? संगमरमर में। और संगमरमर 2 राज्यों में काफ़ी मिलता है, सबसे ज़्यादा मिलता है राजस्थान में, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के आसपास काफ़ी संगमरमर मिलेगा। और वहीं राजस्थान में जाओगे तो राजस्थान में भी आपको भरतपुर में, वहाँ तो अलग अलग कलर के संगमरमर मिलते हैं। लोगों के दिमाग में खाली वाइट मार्बल के ही बारे में जो है दिमाग में एक पिक्चर बनी होती है कि सफ़ेद संगमरमर होता होगा। सफ़ेद के अलावा और भी अन्य रंगों के संगमरमर देखने हैं तो राजस्थान को सर्च कीजिएगा। राजस्थान में अलग अलग रंग के संगमरमर मिल जाएंगे। लेकिन ताजमहल का जो संगमरमर लाया गया था, ऐसा कहते हैं कि वो राजस्थान के चुनार की खदानों से लाया गया था, वहाँ से चुन चुन के लाया गया था। सुंदर और कीमती मूर्तियाँ आजकल बनाई जाती है संगमरमर की। लोग घरों में छोटी छोटी मूर्तियाँ लेकर के आते हैं, शिवलिंग बनाए जाते हैं। ये सब मूर्तियाँ काहे से बनती हैं? ये संगमरमर से बनती, काफ़ी महंगी होती हैं। इसके अलावा इमारतों के निर्माण में भी संगमरमर का इस्तेमाल किया था। बहुत सारे लोग घरों में, घर बनाने में संगमरमर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है सुंदरता के लिहाज से, क्योंकि इसकी चमक जो है वो कम नहीं होती। इसकी चमक की वजह से ये खूबसूरत दिखाई देता है। नमक की बात करें तो नमक कहाँ होता है? नमक एक अधात्विक खनिज है जो सबसे ज़्यादा बनाया जाता है भारत में, जो उसका प्रोडक्शन होता है वो राजस्थान में होता है। अब आप सोच रहे हैं कि राजस्थान की सीमा तो कहीं से भी, राजस्थान की सीमा तो कहीं से भी समुद्र से छूती भी नहीं है। अगर मैं ऐसे मैप बनाना चाहूँ तो ये इंडिया का ऐसे साउथ का मैप है, जहाँ पर यहाँ पर आपको समुद्र मिलेगा। तो यहाँ समुद्र मिलेगा तो भाई साहब यहीं पर नमक मिल सकता है, क्योंकि समुद्र से ही तो नमक बनता है। लेकिन राजस्थान तो ये ऊपर आ गया, ये यहाँ पर आ गया राजस्थान, इस जगह पर। यहाँ पर नमक कैसे बन गया, ये सोचने वाली बात है। तो नमक का खारे जलाशय से बनता है। और राजस्थान में भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है जिसका नाम है सांभर झील। यहाँ पर एक झील है दोस्तों जिसका नाम है सांभर झील। सांभर झील बहुत ज़्यादा खारी होती है और इसका खारेपन की वजह से नमक बन सकता है, इसलिए भारत का सबसे ज़्यादा नमक इसी झील से बनाया जाता है। उसके अलावा जो ज्वार भाटा आता है तो ये समुद्री इलाकों में क्यारियाँ बनाई जाती हैं। ज्वार भाटा का पानी उन क्यारियों में भर जाता है और फिर उसको रोक लिया जाता है मेड़ बना के, ताकि और पानी ना आए। फिर धीरे धीरे सूर्य का टेम्परेचर जब गिरता है तो वो पानी उड़ उड़ के ऊपर चला जाता है, और पानी तो उड़ जाता है लेकिन बच के जाता है, वो नमक की मात्रा बन जाती है। और उसी नमक में आयोडीन मिला करके आप लोगों तक बाजार में पहुंचाया जाता है। आयोडीन क्यों मिलाया जाता है? आयोडीन इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि नमक में आयोडीन नहीं होने से गले का एक रोग होता है, घेंगा रोग होता है। वो घेंगा रोग से बचने के लिए नमक में आयोडीन की मात्रा मिला दी जाती है। तो कहाँ कहाँ मिलता है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिलता है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में मिलता है, सेंधा नमक मिलता है उधर, सेंधा नमक गुजरात में, और तमिलनाडु में मिलता है, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा राजस्थान में मिलता है। उसके अलावा आप चाहे तो हमारे तटीय राज्यों को लिख सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की सीमा टकराती है समुद्र से, गुजरात की टकराती है समुद्र से, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, सारे समुद्री वाले इलाके। हिमाचल प्रदेश से सेंधा नमक बनाया जाता है, ये ध्यान रखना, वहाँ पर भी नमक की चट्टानें मिल सकती हैं। और इसका इस्तेमाल जीव जंतु के भोज्य पदार्थों में इस्तेमाल होता है। रासायनिक बहुत सारी प्रक्रियाएं होती जहाँ पर नमक का इस्तेमाल होता है। तो नमक को भी समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण एक अधात्विक खनिज है। अभी चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर, जैसे कि मैंने बोला, संगमरमर जहाँ मिलेगा वहाँ चूना पत्थर तो होगा ही, इसलिए राजस्थान में संगमरमर ज़्यादा होता है। तो डेफिनेटली कहाँ पर होगा चूना ज़्यादा? तो चूना पत्थर भी राजस्थान, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ही होगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी चूना पत्थर की खदानें मिल जाएंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा 2 ही राज्यों में मिलती है, राजस्थान और मध्य प्रदेश।
सीमेंट के उत्पादन में इसका काम है, सीमेंट बनाने में चूना पत्थर का काम है। लोह इस्पात उद्योग में लोहे को गलाने के लिए इसका काम होता है। उर्वरक और रसायन उद्योग में भी इसका काम होता है। बहुत सारे उद्योगों में इसका उपयोग है, इसलिए चूना पत्थर बहुत काम की चीज़ है। और जो चूना हम लोग इस्तेमाल करते हैं घर में पोंछने के लिए, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं उसी पत्थर से मिला करके पाउडर बना के आपके सामने प्रेषित किया जाता है। तो काफ़ी काम की चीज़ है दोस्तों चूना। नेक्स्ट बात करते हैं हीरे की। हीरे की बात करें तो हीरा भारत में केवल एक ही जगह मिलता है और वो मिलता है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। मध्य प्रदेश का पन्ना जिले में हीरा मिलता है और पन्ना के साथ साथ एक और जिला है, उसका नाम है सतना, यहाँ पर भी हीरा मिलता है। दोनों जिले के नाम याद रखना, पन्ना और सतना में हीरा मिलता है। और यहाँ पर हीरे की दो प्रमुख खानें हैं, एक का नाम है मझगवा की खान जहाँ पर हीरा मिलता है, और दूसरा मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग हट्टी की खानें। मझगवा और हट्टी की खानें, हट्टी की खान बोल सकते हैं, हालांकि क्षमा करें, मझगवा की खान और ये जो हट्टी के आसपास की जो खानें हैं ये आपको कहाँ मिल जाएगी, ये पन्ना में मिल जाएगी। खास कर तो इसको ध्यान रखना आप, एक खान तो जरूर ध्यान रखना, सबसे फेमस मझगवा की खान सबसे फेमस है, यहाँ पर हीरा मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपसे कोई पूछे कि कोहिनूर का हीरा क्या यहीं से मिला था, जब आप बात कर रहे हो बार बार कि भारत में खाली मध्य प्रदेश में मिलता है, तो लेकिन मध्य प्रदेश में तो मिलता है, लेकिन उसके अलावा हीरा और जगह भी छुटपुट मात्रा में मिलता है। तो कोहिनूर का जो हीरा है वो गोलकुंडा की खदान से मिला था, गोलकुंडा की खदान से 3000 कैरेट के आसपास का था दोस्तों, गोलकुंडा की खदान से मिला था। अब आज कहाँ है, तो आज ऐसा बोलते हैं कि ये महारानी एलिजाबेथ के पास में, यानी इंग्लैंड के पास में है। ये गोलकुंडा की खान से मिला था ये कोहिनूर का हीरा, अब तक का सबसे बड़ा हीरा माना जाता है, हमारा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कीमती हीरा माना जाता है दोस्तों ये। तो ये गोलकुंडा की खदान से कोहिनूर हीरा मिला था। और मध्य प्रदेश में, भारत के मध्य प्रदेश के पन्ना सतना में मझगवा की खानें हैं, यहाँ से आपको हीरा बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और वैसे भी अगर मिलता है तो कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसे पड़ा मिल जाएगा क्या, बहुत सारे लोगों को मिल जाता है, किसान को खेती करते करते मिल गया तो क्या होगा, क्या होगा अगर आपको कोई हीरा मिल गया पन्ना में। तो दोस्तों सरकार का नियम है, अगर आपको मिल गया तो आप सरकार को सौंपिए, जो उनका विभाग होता है गवर्नमेंट विभाग, वो जो भी कीमत उस हीरे की आएगी, ऐसा कहा जाता है, ऐसी सुनी सुनाई बातें तो हैं, हालांकि डॉक्यूमेंट में लिखा भी हुआ होगा कि 20% जो है उसका हिस्सा आपको मिल जाता है। अगर मान लो 1 करोड़ का आपका हीरा बिका, मान लो मार्केट में, बेचने के बाद पैसे मिलते हैं, आपको 1 करोड़ का हीरा मिल गया और आपने सरकार को सौंप दिया कि सर ये हीरा है, आप रख लीजिए और इसका जो मेहनताना जो मुझे मिलना चाहिए 20% में मिलेगा। वो 1 करोड़ में बिका तो 20 लाख आपके हो गए, वो 2 करोड़ में बिका तो 40 लाख आपके हो गए, 20% आपको मिलेगा बाकायदा। तो अगर आपको मिलता है, लेकिन पत्थर के फॉर्म में मिलता है, वो उसको तराशना पड़ता है तब वो हीरा निकलता है, तो वो पहचानने वालों को ही पहचान होती है। इसलिए बोलते हैं ना कि जौहरी ही हीरे की तलाश कर सकता है, तो जौहरी इसको समझ सकता है। कीमती पत्थर है और ये आभूषण बनाने में काम आता है। कई सारे औद्योगिक कार्यों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कांच को काटने के लिए, व्यवस्थित रूप से कांच को काटने के लिए हीरे का इस्तेमाल किया जाता है। हीरे को हीरे से ही काट सकते हैं, तो हीरे को काटने के लिए भी हीरे का इस्तेमाल किया जाता है, तो बहुत काम की चीज़ है। तो अब बात कर लेते हैं एक आध दो एग्जाम्पल, जैसे अभ्रक की बात करें, दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन अभ्रक का हम ही लोग यानी भारत में ही होता है। तो जैसे आपने अक्सर त्योहार में अबीर गुलाल उड़ते हुए देखा होगा, इस अबीर गुलाल के साथ अलग अलग, होली का त्यौहार की बात कर रहे हैं, होली के त्यौहार में अबीर गुलाल और अन्य कई अलग अलग हरा रंग, अलग अलग कलर देखे होंगे। इन कलर के साथ एक चमकीला पदार्थ जरूर आपको दिखाई देगा, हल्का चमकीला पदार्थ, या फिर आप सफ़ेद, हरा, काला या हल्का गुलाबी रंग में उड़ता हुआ दिखाई देगा। ये जो चमकीला पदार्थ होता है यही होता है दोस्तों अभ्रक। तो ये हल्का चमकीला पदार्थ, रंगीन ही हल्का रंगीन चमकीला पदार्थ क्या कहलाता है, अभ्रक कहलाता है। और विश्व में हमारा भारत सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन करता है। तो विश्व में तो भारत, और भारत में आंध्र प्रदेश भारत का सबसे प्रमुख अभ्रक उत्पादक राज्य है। तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन होता है। तो ये अभ्रक के बारे में तो छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप समझ सकते हैं। इस प्रकार से आज का हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन समाप्त होता है। दोस्तों आशा करता हूं कि आज के इस चैप्टर रिवीजन में आपको मज़ा आया होगा और सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। दोस्तों अगर यूपी बोर्ड के जो वीडियोस हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, डाल रहे हैं यूट्यूब पर, अगर आपको सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं, ढूंढने में समस्या हो रही है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी वेबसाइट आपके लिए तैयार खड़ी है। आप बस गूगल पर अपनी वेबसाइट डालिए magnetbrains.com। जैसे आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे magnetbrains.com पर, वैसे ही आपको यहाँ मिलेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म।
तो यहाँ पर जैसे आप चाहोगे तो टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा यूपी बोर्ड क्लास 8 से क्लास 12। तो यूपी बोर्ड क्लास 8 से क्लास 12 आपको मिलेगा। यहाँ पर कक्षा 8वीं को क्लिक कर देना। कक्षा 8वीं क्लिक करोगे तो भाई भूगोल चल रहा है तो भूगोल पढ़ना है ना, तो भूगोल पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, तो हमारी पृथ्वी हमारा जीवन, इसको क्लिक करो। यहाँ लिखा हुआ वॉच नाउ अभी देखना है तो वॉच नाउ पे क्लिक करो। जैसे वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको मिल जाएंगे ऑल वीडियोस, वो भी सीक्वेंस में, बिल्कुल अपडेटेड फॉर्म में। जैसे जैसे वीडियो डलते जा रहे हैं यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। आप यहाँ पर लेक्चर पर क्लिक करिए, जैसे लेक्चर पर क्लिक करेंगे आपका लेक्चर हो जाएगा शुरू और आप अपने नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों को तो जरूर बताएं और टॉप करके दिखाएं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 8 से क्लास 12 तक के बिहार बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए दी जा रही है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।